हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 4 और इस फोर्थ पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नेम्स जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर, यानी कि भारत के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंस कर दिया है। और वो कौन होंगे? वो होंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो न्यायाधीश हैं 10 नवंबर को उनका कार्यकाल हो रहा है समाप्त। तो जस्टिस संजीव खन्ना बनने वाले हैं भारत के 51st चीफ जस्टिस। अगर हम इनकी बात करें, जस्टिस खन्ना हैड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1983 और उसके बाद 18 जनवरी 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अब 10 नवंबर 2024 के बाद से ये बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कितने समय के लिए ये बनने वाले हैं? देखिए, ही हैव अ टेन्योर ऑफ 6 मंथ, 6 महीनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। कितनी एज में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस? तो हमारा आंसर होगा इन द एज ऑफ 65। अगर सेम बात मैं हाई कोर्ट के जजेस के लिए करूं तो वो रिटायर होते हैं इन द एज ऑफ 62। अगर हम आगे देखें कि जो जस्टिस संजीव खन्ना हैं, इससे पहले वो हैं द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और कौन कौन से केसेस से वो संबंधित रह चुके हैं? इंपॉर्टेंट केसेस जैसे आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, पिछले ही वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो हटाई गई थी, तो इन इंपॉर्टेंट केसेस में संजीव खन्ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुके हैं, उस बेंच में शामिल रह चुके हैं और अब वो बनने वाले हैं भारत के 51st चीफ जस्टिस। आगे चलने से पहले हम बहुत बार अनाउंस कर चुके हैं कि हमारा एचपी पुलिस का न्यू बैच शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? जस्ट आफ्टर दिवाली 5 नवंबर से हम आपके लिए कर रहे हैं न्यू पुलिस का बैच स्टार्ट। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सभी सोशल मीडिया साइट्स पर भी उपलब्ध हैं, आप कहीं पर भी मैसेज करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास रहेगी पीएम मोदीज रशिया विजिट फ्रॉम अक्टूबर 22 to 23। इंपॉर्टेंट विजिट है। ऑब्वियसली डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है किस रिगार्डिंग ये विजिट रही, तो क्योंकि अभी हुई 16th ब्रिक्स समिट और वो ब्रिक्स समिट हो रही थी रशिया में, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी गए रशिया। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, कितने नंबर की हो रही है? 16th नंबर की हो रही है। कहाँ पर हो रही है? रशिया में हो रही है। अगर हम आगे चलें तो देखिए, 2024 से पहले तो उसमें 5 ही सदस्य थे। 2024 में न्यू मेंबर्स ऐड ऑन किए गए हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है। वैसे तो 11 मेंबर्स होने थे, बट अभी हमारे पास एक कंट्री क्योंकि आउट हो गई उसमें से, तो हमारे पास कितने सदस्य हैं वर्तमान में? वी हैव 10 मेंबर्स। कितनी समिट्स हो चुकी हैं? 15 समिट्स हैव टेकन प्लेस सो फार और ये है 16th समिट। कहाँ पर? रशिया में। द एक्सपैंडेड ब्रिक्स हैज 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, जो ब्रिक्स देश हैं सारे, में कितनी है टोटल वर्ल्ड की? तो हो जाएगी 28%। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए रहेगी कालिदास सम्मान फॉर मैसूरू आर्टिस्ट रघुपति भट्ट। मैसूर कलाकार रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार। ये जो कालिदास सम्मान है 2023 का है, दिया अब जा रहा है। एमपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। और किसे दिया जा रहा है? बहुत फेमस पेंटर हैं रघुपति भट्ट, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस अवार्ड में उनको मिलेगा 5 लाख का कैश प्राइज एंड अ साइटेशन अलॉन्ग विद इट। एंड कहाँ पर दिया जाएगा, किस स्थान पर दिया जाएगा? तो उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उज्जैन में। कब? 12 नवंबर को। सम्मान से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कालिदास सम्मान किसे मिला? रघुपति भट्ट को मिला, जो है एक बहुत प्रसिद्ध पेंटर। अब हम बात कर रहे हैं सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना मेक लैंडफॉल इन ओडिशा। भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा में पहुंचा। साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना मेक लैंडफॉल ऑन 25th of October with a wind speed of 100 to 120 km/h along the Odisha and West Bengal coast। इतना नहीं याद रखना है। क्या बात याद रखेंगे? वो जो चक्रवात है उसका नाम क्या है? दाना उसका नाम है। कहाँ पर पहुंचा? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पहुंचा। स्पीड याद रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो टाइम पीरियड होता है जस्ट आफ्टर द समर्स, यानी कि जो ऑटम वाला टाइम पीरियड है, इसमें आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। तो वही टाइम पीरियड चल रहा है, इसीलिए वी हैव सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भारत का जो है उसका नाम क्या हो गया? दाना।
और कहाँ कहाँ आया तो हो गया ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अ लो प्रेशर एरिया फॉर्म्ड ओवर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी। ये याद रखने वाला प्रश्न है, कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर एरिया में बनता है, कभी भी हाई प्रेशर एरिया में साइक्लोन नहीं बनता है। हाई प्रेशर एरिया में एंटी साइक्लोन होता है, चक्रवात का ठीक ऑपोजिट, जिसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। द नेम दाना वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कतर। सेम प्रश्न पूछा गया, चक्रवात का ये नाम कौन से देश ने दिया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसा। ये जो दाना नाम है ये किस देश ने दिया है, कतर ने दिया है। आया कहां पर, तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट में। अगली न्यूज हमारे पास हो जाएगी मिशन वसुंधरा 3.0 एम्स टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजिनियस पीपल इन असम। मिशन वसुंधरा 3.0 का उद्देश्य असम में मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। इंपॉर्टेंट मिशन है, पहले शुरू हो चुका था, उसका एक इनोवेटिव या फिर मैं कहूँ न्यू लेटेस्ट वर्जन दोबारा से आया है। असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा launched Mission Vasundhara 3.0 in Guwahati to provide land rights to indigenous people. Under this, steps will also be taken to digitize various land-related service and publish map for the benefit of people of the state. और शुरू कब हुआ था, जैसे कि मैंने कहा 2021 में शुरू हो चुका था, दोबारा से इसे शुरू किया जा रहा है मिशन वसुंधरा। कहाँ पर, असम में। आगे देखिए, गवर्नमेंट टू एक्सटेंड उड़ान स्कीम फॉर 10 मोर ईयर्स। उड़ान स्कीम पेपर में पूछी गई, फुल फॉर्म पूछी गई, कब शुरू हुआ, ये सब पूछा गया। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, उड़े देश का आम नागरिक। एज मैनी एज 601 या मैं कहूँ 601 रूट्स एंड 71 एयरपोर्ट्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान इज एम्ड एट एनहेंसिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ताकि जितना, वही नाम में ही पता चल रहा है कि हमें किस रिगार्डिंग है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि पूरे रीजन्स को जोड़ने के लिए स्कीम बनाई है, रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च हुई थी, 21 अक्टूबर 2016, और इसको दोबारा से हम एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर 10 मोर ईयर्स। Overall, the number of operational airports in the country has doubled from 74 in 2014 to 157 in 2024. इस स्कीम के तहत पहले था हमारे पास 74, अभी हो चुके हैं 157, and aim to increase the count to 350 to 400 by 2047। इतना डाटा आई एम वेरी श्योर एग्जाम में नहीं आएगा, बस ध्यान रख लीजिए कि थोड़ा सा ध्यान रहे। आगे देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू। उड़ान स्कीम, उड़ान की फुल फॉर्म, उड़ान शुरू कब हुई थी, आपके लिए मेन बातें। नेक्स्ट रहेगा मालदीव्स के साथ। पहले तो रिलेशन थोड़े से बीच में बिगड़े थे, बट अभी वापस ट्रैक पर चीज़ें आ रही हैं। मालदीवियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ यूपीआई इन मालदीव्स। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव में भारत का यूपीआई शुरू करने का फैसला किया। इंडियन टूरिस्ट विल बी एबल टू मेक ट्रांजेक्शन इन इंडियन रुपीज ऑन यूपीआई इनेबल्ड एप्स विदाउट गोइंग थ्रू द हेसल ऑफ कन्वर्टिंग करेंसी। इंडियाज़ यूपीआई हैज़ बीन ऑपरेशनल इन सेवरल कंट्रीज लाइक यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, etc. India recently launched the RuPay cards in Maldives to enhance the ease of payment for Indian. तो ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि एक तो इंडियन पॉपुलेशन है विश्व में सबसे ज़्यादा, और बहुत पास पड़ता है इंडिया के मालदीव्स, तो भारतीय लोग बहुत अक्सर मालदीव जाते रहते हैं। पीछे जैसे कि आप जानते ही हैं, वो हमारे काम की बात है नहीं, कि थोड़ा सा जो पॉलिटिकल वॉर काइंड ऑफ चल रहा था दोनों देशों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि वो वापस हो रहा है। और इसीलिए इंडियन टूरिस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप किसी देश जाते हैं तो आपको करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ती है। तो मालदीव्स ने इंडियंस के लिए प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक वो आसान कर रहे हैं कि आप आइए और अपने जो यूपीआई इनेबल्ड ऐप है उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कीजिए। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। न्यूज़, विमेंस T20 वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का है ये मेडन टाइटल, यानी कि पहली बार वो विमेन T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। किसे हराकर, कौन से देश को हराकर, साउथ अफ्रीका। वैसे साउथ अफ्रीका के साथ काफ़ी बुरा हुआ, मेंस वाला भी वो हार गए और विमेंस वाला भी वो हार गए, दोनों ही कैटेगरी में वो फर्स्ट रनर अप रहे। बट मेंस वाला हमारे लिए बेहद खुशी वाली बात थी, क्योंकि हम उसमें विनर हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ तो हमें बुरा नहीं लगेगा। बट येस, विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत पहले ही बाहर हो चुका था और विजेता रहा न्यूजीलैंड। अगली न्यूज़ होगी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। विजय किशोर रहाटकर अपॉइंटेड एज 9th NCW चेयरपर्सन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन बनाई गई हैं विजया किशोर रहाटकर। और जैसे कि मैंने कहा,
NCW is an autonomous and statutory body established under the National Commission for Women Act 1990 to promote women's right. बना कब था? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई थी। हालांकि उसे अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, वो एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इससे पहले रेखा शर्मा जी थी चेयरपर्सन, उनको रिप्लेस करके अब अगले चेयरपर्सन बनी है विजय किशोर रहाटकर। नेक्स्ट देखिए, हरिकेन ऑस्कर मेक्स लैंडफॉल इन ईस्टर्न क्यूबा। अब जैसे कि मैंने कहा, ये सीजन ही साइक्लोन्स का है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके वेरियस नेम्स हैं। भारत में उसको साइक्लोन कहते हैं, यूएसए और कैरेबियन सी में उसको हरिकेन कहते हैं, साउथ चाइना सी वाले एरिया में उसे टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विली कहते हैं। तो क्योंकि कैरेबियन सी की बात हो रही है तो क्या लिखा है? हरिकेन। हरिकेन ऑस्कर कहाँ पहुंचा? क्यूबा में पहुंचा। क्यूबा की कैपिटल हो जाएगी हवाना और करेंसी हो जाएगी क्यूबन पैसो। और अगर हम बात करें कि कहाँ लोकेटेड है तो देखिए, अटलांटिक ओशन जो है वो उसके नॉर्थ और ईस्ट साइड को लोकेटेड होगा और गल्फ ऑफ मैक्सिको उसके वेस्ट साइड को लोकेटेड है। सेंटर में आपके पास है क्यूबा कंट्री। वेरी इजी पॉइंट कि उसे बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। और हैती जो है वो उसकी नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री हो जाएगी। लास्ट टाइम हैती में भी हमें हरिकेन जो है वो देखने को मिला था। आगे चलते हैं। निकिता पोरवाल वॉज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024। निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित है। मुंबई में ये जो पूरा फंक्शन है वो हुआ। ये अवार्ड जो है वो वहाँ पर उनको दिया गया। शी विल गो ऑन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। द मिस वर्ल्ड पेजेंट इज वन ऑफ द बिग 4 ब्यूटी पेजेंट्स अलॉन्ग विद मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल एंड मिस अर्थ। और चौथा इनमें होता है मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगी निकिता पोरवाल, मध्य प्रदेश से जो संबंधित है। और इनके अलावा बहुत रिसेंटली हमने ये न्यूज़ डिस्कस की है, गुजरात की जो रिया सिंघा हैं वो जीती हैं मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल। तो वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स वर्ल्ड के उसमें पेजेंट में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, प्रबोवो सुबियांतो टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इंडोनेशिया के बारे में लिखा गया है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सबसे फर्स्ट कौन सी है? आपका और हमारा अपना भारत। कैपिटल हो जाएगी जकार्ता, करेंसी हो जाएगी इंडोनेशियन रुपया। और शेयर्स अ बॉर्डर विद मलेशिया इन नदर्न पार्ट ऑफ बोर्नियो एंड विद पापुआ न्यू गिनी इन द सेंटर ऑफ न्यू गिनिया। आपको ये याद रखना है, इंडोनेशिया एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्किपेलागो है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है और वहाँ के नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं हमारे पास प्रबोवो सुबियांतो। फोटो में आपके सामने भी हैं। अगली न्यूज़ देखिए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। इंडिया ओमान कंडक्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर। भारत और ओमान के बीच में हुई 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, जिसका नाम है नसीम अल बहर। कहाँ पर हुई? गोवा में ये एक्सरसाइज हुई। The exercise was conducted in 2 phases, with the harbor phase followed by the sea phase. Oman is the first Gulf country with which all 3 wings of India have a military exercise. यानी कि ओमान के साथ एयर फोर्स में भी, नेवी में भी और आर्मी में भी तीनों प्रकार की एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं भारत और ओमान के बीच में। नसीम अल बहर किससे संबंधित? नेवी से संबंधित। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑल्दो ये न्यूज़ हम आगे भी दोबारा से पढ़ेंगे। ओडिशा टू होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस इन भुवनेश्वर। ओडिशा भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी होगी। फ्रॉम 8 to 10th ऑफ जनवरी 2025। मनाया कब जाता है? ये NRI डे जिसे हम कहते हैं 9th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। 8 से लेकर 10 जनवरी तक ये प्रोग्राम होने वाला है ओडिशा के भुवनेश्वर में। और 2003 से हम इसको कंटिन्यूसली मनाना हमने सेलिब्रेट किया है, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट आए थे। तो इस डेट को हम मनाते हैं NRI डे के रूप में। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपके पास है, या फिर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके पास है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2024 क्या मेजर करता है? मेजर्स एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज। थीम क्या रहेगी इसकी? पॉवर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट्स। द रिपोर्ट वॉज jointly published by UNDP and the Oxford Poverty and Human Development Initiative. फर्स्ट लॉन्च इन 2010। 2010 में से ये पहली बार शुरू हुई। MPI uses 10 indicators to track deprivation across the 3 dimension। भाई देखिए, डायमेंशन से भी प्रश्न पूछा गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद अलाइड में ही पूछा गया है कि कौन कौन सी 3 डायमेंशन के थ्रू वो मेजर करता है। तो
हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये 3 डायमेंशन हैं जिनके थ्रू वो मेजर करते हैं किसी भी कंट्री की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट की कहाँ वो स्टैंड करती है। अगर हम उसकी की फाइंडिंग्स की बात करें कि क्या क्या की फाइंडिंग्स रही हैं, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.1 बिलियन पीपल लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी विद 455 मिलियन रिजाइडिंग इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ लड़ाई झगड़ा युद्ध चले हैं वहाँ लोग अच्छे से कैसे रह सकते हैं। कोई बहुत रिच इंसान भी होगा और वहाँ पर वॉर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो भी ऑटोमेटिकली पुअर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो युद्ध प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तो 455 मिलियन रिजाइडिंग पॉपुलेशन है जो इससे जूझ रही है। ओवर हाफ ऑफ दोज इन पॉवर्टी आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, यानी कि 584 मिलियन लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं वो बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। मैनी पुअर इंडिविजुअल लैक एसेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एडिक्वेट सैनिटेशन, हाउसिंग एंड कुकिंग फ्यूल। The report underscored the countries experiencing conflict show significantly higher deprivation across all the 10 MPI indicators. 83.7% of poor people live in rural areas and 3.2% of the world's 1.1 multidimensional poverty live in sub-Saharan Africa and South Asia. लास्ट लाइन से आपको ये बात समझ आ रही है, हमने पहले कहा कि 1.1 बिलियन पीपल है जो पॉवर्टी में रह रहा है कितने पूरे विश्व में? लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बिलियन पॉपुलेशन, उससे अधिक नहीं। उनमें से 1.1 बिलियन पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में रह रही है। कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? तो अफ्रीकन एरिया में और आपके पास साउथ एशियन एरिया में आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। आगे देखिए, मोहन जी रिसीव्स प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 का मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। वॉज ऑनर्ड विद अ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर हिज ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एट 9th कॉन्सेशन कंपनीज अवार्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। आपको मेन बात याद रखनी है कि किसे मिला ये पुरस्कार, तो मोहन जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, भारत के सुप्रसिद्ध विराट कोहली बिकम्स 4th इंडियन बैटर टू रीच 9,000 टेस्ट रन्स। मेन न्यूज़ यही है। आजकल मैंने ये ट्रेंड देखा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली क्रिकेटर से क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पूछे जा रहे हैं कि किसने कब बनाए, तो आप दोनों बातें ध्यान में रखे जाएं। विराट कोहली went past 9,000 test run during India's first test against New Zealand at M चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु। बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम है, अगर आप IPL फॉलो करते हैं आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। प्रीवियस 3 की अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर, यानी कि ये 3 लोग ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन्स वाला जो एक लेवल है वो पार कर चुके हैं और 4th इंडियन बैटर बने हैं विराट कोहली। अगली न्यूज़ है हमारे पास, बाला देवी बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मणिपुर से संबंधित है और इनको गोल मशीन भी कहा जाता है। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की ये सदस्य हैं और इन्होंने अपना जो 50th इंटरनेशनल गोल है वो 2024 SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप नेपाल में जो हो रहा था वहाँ पर इन्होंने ये किया। कौन से देश के खिलाफ? अगेंस्ट पाकिस्तान। मणिपुर से संबंधित है बाला देवी। अब बात करते हैं आज की वीडियो से प्रश्नों की। देखते हैं कितने क्वेश्चंस रहे आपको ध्यान। वेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना डिड मेड लैंडफॉल। मैंने इंग्लिश में गड़बड़ कर दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना है वो कहाँ पर उसने पहुँचा, कौन से क्षेत्रों को उसने प्रभावित किया। दिए गए ऑप्शंस में से सी रहेगा हमारा राइट आंसर। ओडिशा और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों को उसने किया प्रभावित। अगला प्रश्न आपके पास है, Which team won the Women's T20 World Cup 2024? साउथ अफ्रीका को हराकर कौन सा देश है जिसने महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीता? राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। पुरुषों का पूछे तो हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है, विराट कोहली बिकेम द डैश इंडियन प्लेयर टू रीच 9,000 टेस्ट रन्स। कितने नंबर के खिलाड़ी बने हैं वो ये 9,000 टेस्ट रन्स प्राप्त करने वाले या बनाने वाले? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ नंबर के खिलाड़ी वो बने हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि कौन से देशों के बीच में हुई ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर। और नसीम अल बहर हमने पढ़ा इंडिया और ओमान के बीच में हुई एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि
विच कंट्री इज इम्पैक्टेड बाय हरिकेन ऑस्कर? हरिकेन ऑस्कर कहाँ पर आया, कौन से देश में आया? दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, क्यूबा, जिसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वहाँ पर आया हरिकेन ऑस्कर। अगला प्रश्न है कि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की न्यू चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, श्रीमती विजया किशोर राहटकर बनी है NCW की न्यू चेयरपर्सन। 1992 में हुई थी NCW की स्थापना। अगला प्रश्न है थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट, रशिया में जो समिट हो रही है उसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए आज का प्रश्न क्या रहेगा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द सक्सेसर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, यानी कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? ऑप्शंस रहेंगे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस NV रमन, जस्टिस UU ललित या जस्टिस हिमा कोहली। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद रखिए 5 नवंबर से हमारा पुलिस का बैच हो रहा है स्टार्ट। आप अपने फ्रेंड्स को सूचित कीजिए, रिलेटिव्स को सूचित कीजिए। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में।